नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका चाणक्य क्लासेस हनुमानगढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और आर छिंपा यूट्यूब चैनल पे। तो अपनों ने लास्ट क्लास में एमसीक्यू पे बात की थी। सेमेस्टर फर्स्ट के बीए फर्स्ट ईयर में जो आपके एमसीक्यू लगता है, एग्ज़ाम जो हुआ था। तो लास्ट क्लास में जो किया था हमने, आंसर की के बारे में भी जिक्र किया था। आंसर की में एक तो थोड़ा सा था कि जो आपके जो मैंने करवाया था उसमें सेकंड पेपर था, सॉरी सेकंड क्वेश्चन जो था उसमें एक करेक्शन सी है, देख लेना। उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि आग्नेय चट्टान जो है उसका निर्माण किससे होता है ना। तो उसमें ऑप्शन दे रखा था तापन और शीतलन, है ना। तो तापन और शीतलन में अगर अपने बात करें तो तापन तो इसलिए अपने मान सकते हैं क्योंकि मैग्मा और जो लावा होता है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, हीटिंग जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि अर्थ के आंतरिक भाग में कॉन्वेंशनल करंट जो चलती है उनके कारण क्या होता है, जो तरल पदार्थ है उससे मैग्मा बनता है और लावा बनता है बाहर निकलने के बाद, और उसी से क्या बनती है, आग्नेय चट्टान। लेकिन एनसीईआरटी की बुक में एक जगह क्या लिखा हुआ है कि लावा के ठंडा होने से या लावा के शीतलन होने से क्या बनती है, आग्नेय चट्टान बनती है। तो थोड़ा सा कि ये डाउटफुल है, यूनिवर्सिटी क्या माने इसका आंसर, तो ये थोड़ा सा एक देख लेना। बाकी आंसर की जो थी अपनी सही थी, कोई दिक्कत नहीं है, और उसमें से क्वेश्चन भी बहुत आए थे, है ना। अब जैसे एक सुबह सुबह एक मिला था मेरे को, क्या सर मैं जो आपका वीडियो है ना वो 2 की स्पीड पे देखा था, फिर एग्ज़ाम होने के बाद मिला, अरे हमको क्या हुआ, क्या गुरुजी पेपर 16 की स्पीड पर आए हो। तो इसलिए क्या है कि जो अपने ये करेंगे आज इस टॉपिक पे बात, पूरे सेकंड सब्जेक्ट पे पूरे सिलेबस के बारे में, तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, और हो सके तो 2 बार देखना, टाइम मिले तो कम से कम 2 बार देखना, और नॉर्मल स्पीड पे देखना, तभी समझ आएगा। अब 2 की स्पीड से देखा, पेपर आता है 16 की स्पीड से। जो लास्ट पेपर था उसके अगर लेवल की बात करें तो लेवल काफ़ी कठिन लेवल था, है ना, कि एज ए बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए जो लेवल था वो काफ़ी कठिन था। तो इसलिए इस क्लास को थोड़ा ध्यान से देखना, और यहाँ से भी मैं आपको दोबारा फिर कह रहा हूँ कि 70 से 80% जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आएंगे। तो इसलिए क्लास को जो है बिल्कुल स्लो देखना, आराम से देखना, और जो चीज़ें आपको लग रहा है कि याद नहीं हो रही या एक आधी चीज़ जो है नोट करने वाली, तो वो कोई एक आधे पेज पे नोट कर लेना, है ना। नहीं तो बाद में कहोगे सर कि आपकी क्लास वाले में से आया नहीं। अरे तो आएगा तभी जब आप देखोगे उसको ध्यान से। और ऑब्जेक्टिव के बारे में, क्वेश्चनों के बारे में अगर हम बात करें तो अब सीधे क्वेश्चन क्वेश्चन करें तो कितने पे बात कर सकते हैं। तो इसलिए मैं मेन बात करूँगा। ये आपका जो सिलेबस है संसाधन और पर्यावरण का, रिसोर्स एंड एनवायरनमेंट का, तो इसमें अपने बात करें सबसे पहले जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हीं पे बात करूँगा, क्योंकि आपने जितना पढ़ना था वो पढ़ लिया, कल आपका एग्ज़ाम है, तो अब केवल और केवल रिवीजन वाला टाइम है। तो रिवीजन के तौर पे अपने बात करेंगे मेनली। सबसे पहले बात करें, एक याद रखना, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे हुआ था, रियो डी जेनेरो शहर है कहाँ का, ब्राज़ील का, कब हुआ था, 1992 में। इसको बोला जाता है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। क्या बोला जाता है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, है ना, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, याद रखना कहाँ पे, रियो डी जेनेरियो शहर ब्राज़ील में, ठीक है। सेकंड जो हुआ था वो अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, इसको ज़रूर याद रखना। दूसरा एक याद रखना, यूएनसीईडी की फुल फॉर्म, यूएनसीईडी की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ कॉन्फ्रेंस की जगह कमेटी भी मिल सकता है ना, और यूनाइटेड नेशन की जगह नेशनल लिख दे, इंटरनेशनल लिख दे, है ना। तो ये ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। उसके बाद एक जो फुल फॉर्म याद रखना है आपको, कौन सी, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम याद रखना।
और ये जो संकल्पना है कब की है, ये है 1972 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, नैरोबी। नैरोबी कहाँ पे, केन्या में। किसका हेडक्वार्टर, यूएनईपी का। चलिए अगला, राष्ट्रीय वन नीति जो पहली घोषित हुई थी 1952 में, और प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अकॉर्डिंग कुल क्षेत्रफल के कितने भाग पे वन होने चाहिए, तो 33% पार्ट पे जो है वन होने चाहिए। 33% पार्ट पे क्या होने चाहिए, वन होना चाहिए। अगर एट प्रेजेंट बात करें, जो नवीनतम वन रिपोर्ट है 17वीं, वो कब आई हुई है, 13 जनवरी 2022 को। नवीनतम वन रिपोर्ट्स के बारे में अगर आपसे पूछे तो नई जो वन रिपोर्ट है वो कौन सी है, 17वीं है। कब घोषित की गई, कब लागू की गई, 13 जनवरी 2022 को। 13 जनवरी 2022 को। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 21.71% भाग पे वन आवरण है। 21.71% भाग पे क्या है, वनों का आवरण है। इतना सा इसमें याद रखना। उसके बाद ये रेगुर मिट्टी वाला आगे भी आएगा। रेगुर या रेगर काली मिट्टी किसको कहा जाता है, कपास मिट्टी भी कहा जाता है इसको। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है, वर्टिसोल। यानी आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से वर्टिसोल कौन सी है, तो वर्टिसोल का मतलब है कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। ऐसे याद रह जाएगा, काली मिट्टी। वर्टी यानी बी मान लो आप, वैसे वी से स्टार्ट होता है, बी मान लो, बी से ब्लैक और बी से बर्टी, बर्टी याद रह जाएगा। वर्टिसोल्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अगली लाइन देखिए, संसाधन भूगोल विषय के रूप में, यानी संसाधन भूगोल जो है वो विषय के रूप में कब जो है सामने आया, तो आपको याद रखना है 20वीं शताब्दी में। कब, 20वीं शताब्दी में विषय के रूप में जो है वो संसाधन भूगोल जो है हमारे सामने आता है। उसके बाद संसाधन भूगोल का जनक किसे माना जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए जिमरमैन। किसे माना जाता है, जिमरमैन को। किसी प्रदेश को इकाई मानकर अध्ययन करना कहलाता है, यानी कोई एरिया है उसको एक यूनिट मानकर उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है, प्रादेशिक उपागम, यानी रीजनल अप्रोच। क्या माना जाता है, रीजनल अप्रोच। रीजनल अप्रोच माना जाता है, प्रादेशिक उपागम माना जाता है। इसी से मिलती जुलती दूसरी लाइन है, प्रत्येक संसाधन को आधार मानकर अध्ययन करना क्या कहलाता है, क्रमबद्ध उपागम कहलाता है। क्रमबद्ध उपागम कहलाता है। ठीक है। उसके बाद संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, जरूर पूछी जाएगी। संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, कथन किस स्कॉलर का है, किस विद्वान का है, तो आंसर याद रखना जिमरमैन का है। उसके बाद अगली एक डेफिनेशन भी याद रखना, प्राकृतिक पृष्ठभूमि न तो परिवर्तनीय है और न ही बदल रही है। यह कथन किसका है, मार्शल का। यानी प्राकृतिक नेचुरल लैंड में ना तो कोई चेंजेस हो रहा और न ही कुछ बदल रहा, ये जो डेफिनेशन है वो किसकी है, मार्शल की। चलिए उसके बाद एक यहाँ पे भी याद रखना, रिसोर्स। संसाधन शब्द जो है रिसोर्स, ये लेटिन शब्द से बना है। किस शब्द से, लेटिन से। लेटिन के दो शब्द री प्लस सोर्स। री का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस। साधन का मतलब होता है एलिमेंट्स, साधन। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली जो साधन लगातार चलते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं, संसाधन बोलते हैं। याद रखना किस लैंग्वेज से लिया गया है, लेटिन लैंग्वेज से लिया गया है। चलिए उसके बाद देखिए, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा जो आपके डायग्राम है इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार देख लेना इसको बाद में। तो देखिए, रिसोर्स जो है, संसाधन है, उनको कितने कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, कितने भागों में बांटा जाता है। तो सबसे पहले उपयोग की सततता के आधार पे, यानी जो यूटिलाइजेशन है इनका, उनकी कंटिन्यूसली के आधार पे कितने पार्ट में बांटा जाता है, तो इसके आगे 3 पार्ट।
उसके बाद ओरिजिन के आधार पे यानी उत्पत्ति के आधार पे, उसके बाद पर्पज यानी किस पर्पज के लिए अपने इसको यूज करते हैं, तो पर्पज के आधार पे। सबसे पहले और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपने याद रखना है, यहाँ से कम 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे इस एक टेबल से। याद रखना क्या बोल रहा हूं मैं, इस एक टेबल से 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। 4 से 5 क्वेश्चन केवल इस एक टेबल से ही आएंगे, याद कर लेना। याद क्या करना है, सबसे पहले कि उपयोग के आधार पे अगर अपनी बात करें, यूज के आधार पे अगर अपनी बात करें तो 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। नवीकरणीय यानी रीन्यूएबल, दूसरा अनवीकरणीय यानी नॉन रीन्यूएबल, और तीसरा चक्रीय यानी साइक्लिक। सबसे पहले कौन कौन से स्रोत ऐसे हैं, सोर्स ऐसे हैं जो कभी समाप्त नहीं होंगे, यानी इसको असमाप्य बोल सकते हो, इसको समाप्य बोल सकते हो और इसको चक्रीय बोल सकते हो। तो ऐसे सोर्स कौन से हैं जो कभी समाप्त नहीं होंगे, आपको पता है कौन सा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, मृदा, कृषि उपजें और मानव संसाधन। ये सारे के सारे ऐसे संसाधन हैं जो कभी समाप्त नहीं होंगे, कंटिन्यूसली ये बने रहेंगे। दूसरे कैटेगरी में अगर आप देखें तो ये संसाधन जो है समाप्त होने वाले हैं, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, यूरेनियम, थोरियम, तांबा। ये सारे के सारे एक बार अपनों ने इसका यूज कर लिया तो ये हमेशा के लिए क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि निम्न में से कौन सा संसाधन जो है वो नवीकरणीय संसाधन नहीं है, नवीकरणीय संसाधन नहीं है। 3 ऑप्शन आपको अनवीकरणीय के मिलेंगे, एक ये डाल देगा। या आपसे पूछ लेगा निम्न में से कौन सा संसाधन नवीकरणीय है, 3 ये डाल देगा, इनमें से कोई एक ऑप्शन ये पूछ लेगा। तो ये रट्टा लगा लेना, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, मृदा, कृषि उपजें, मानव संसाधन, ये सारे के सारे कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं, जबकि ये सारे के सारे क्या हैं, समाप्त होने वाले। तीसरा कौन सा होता है, चक्रीय संसाधन। चक्रीय का मतलब जिसमें आ गया धातुएं वगैरह, जैसे लोहा, लोहा साइक्लिक हो सकता है, ठीक है। हालांकि वैसे लोहा भी समाप्त हो जाता है एक सीमा के बाद, लेकिन साइक्लिक हो सकता है क्योंकि एक बार लोहे की कोई चीज बना दी, उसके बाद उसको पिघलाकर दोबारा पुनः उससे दूसरी चीज बनाई जा सकती है, सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम। ये एग्जाम्पल जो है वो साइक्लिक के एग्जाम्पल है, यानी इनसे एक बार कोई चीज बनने के बाद, एक बार इनसे आपने कोई चीज बना ली, दोबारा तोड़ फोड़ के इनको दोबारा उसी का यूज करके आप पुनः बना सकते हो, पुनः काम में ले सकते हो। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टेबल। उसके बाद देखिए उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे अगर अपनी बात करें तो इनको 2 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। 2 पार्टों में, कार्बनिक एंड अकार्बनिक, यानी जैविक और अजैविक, कार्बनिक एंड अकार्बनिक, या इसको बोल सकते हो आप बायोटिक अबायोटिक, है ना, बायोटिक अबायोटिक। बायोटिक में कौन कौन से शामिल किए जाते हैं, वन्य जीव, वन्य प्राणी, मानव, खनिज तेल। ये स्टार लगा लेना, यहाँ पे देखो खनिज तेल, यानी खनिज तेल में अगर अपने बात करें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अगर आपसे कहीं ये पूछ ले कि इनको जैविक में शामिल करते हैं कि अजैविक में, अगर इस तरीके के उद्देश्य से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अगर उसका एग्जामिनर का उद्देश्य रहा आपको बिल्कुल गलत करवाने का क्वेश्चन, तो वो जरूर ये पूछेगा इनको किस में शामिल किया जा सकता है, इनको जैविक में भी शामिल किया जा सकता है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस किस में शामिल किया जा सकता है, जैविक, क्योंकि अपने को पता है कोयला किससे बनता है, वनस्पति से, और वनस्पति के सड़ने गलने से ही पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निर्माण होता है। तो यहाँ पे एक ध्यान रखना कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जैविक में भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला है अजैविक, यानी एबायोटिक, अकार्बनिक, जिसमें विभिन्न धातुएं होगी, लोहा, चांदी, तांबा। खनिज में जो भी आपके खनिज, चाहे वो मेटालिक मिनरल्स हो या नॉन मेटालिक हो, यानी धात्विक खनिज हो या अधात्विक खनिज हो, वो सारे के सारे अजैविक हैं। इसके अलावा आणविक ऊर्जा, एटॉमिक पावर और जल, ये सारे के सारे क्या है, अजैविक हैं। अब जल को भी ध्यान रखना, जल भी क्या है, अजैविक की श्रेणी में है, थोड़ा सा ध्यान रखना, लॉजिक लगाना वहां पे।
ठीक है। उसके बाद तीसरा बचता है उद्देश्य के आधार पे, यानी हमारा पर्पज क्या है। सबसे पहले अपने देख सकते हैं ऊर्जा संसाधन, कि वे संसाधन, वे रिसोर्स जिनका यूज हम एनर्जी के लिए करते हैं। तो एनर्जी में अगर बात करें तो ये ऊर्जा संसाधन क्या है, समाप्य है। समाप्य में कौन कौन से, जैसे लकड़ी, कोयला, खनिज तेल, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, समाप्य है ना। इनका एक बार यूज कर लिया तो ये हमेशा के लिए धरातल पे क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। दूसरा है असमाप्य, जिसमें पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सारे के सारे क्या है, असमाप्य एनर्जी संसाधन है, ठीक है। यहां पे एक बात याद रखना, जो जल विद्युत है उसको परंपरागत क्या बोलते हैं, परंपरागत असमाप्य ऊर्जा संसाधन की श्रेणी में रखा जाता है। यानी ट्रेडिशनल जो कभी समाप्त नहीं होगा, नॉन एक्सटिंक्ट के श्रेणी में शामिल किया जाता है। यानी परंपरागत असमाप्य संसाधन किस में शामिल किया जाता है, जल विद्युत में, है ना। जल विद्युत को क्या है, परंपरागत रूप से ही किस में शामिल किया जाता है, असमाप्य संसाधन में। जबकि आपके वायु यानी पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, ये गैर परंपरागत असमाप्य संसाधन है। यानी दोबारा सुन लो, क्या कहना चाहता हूं कि जल विद्युत जो है वो परंपरागत असमाप्य संसाधन है, जबकि पवन ऊर्जा, आपके सौर ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, ये असमाप्य तो है लेकिन गैर परंपरागत हैं। यानी ये ट्रेडिशनल नहीं है, ये ध्यान रखना, ये कॉन्वेंशनल है, ये गैर परंपरागत है या नॉन ट्रेडिशनल है। कौन से, सौर ऊर्जा, आपके पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास। तो जल विद्युत को थोड़ा सा ध्यान रखना, ये परंपरागत है और असमाप्य है, ठीक है। उसके बाद कच्चा माल के रूप में उद्देश्य के आधार पर बात करें, लोहा, तांबा, वनस्पति, पशु, जीव जंतु, ये रॉ मटेरियल के रूप में, कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल के रूप में अपने यूज करते हैं। उसके बाद अगला है खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ में अगर अपने बात करें तो वनस्पति और नमक बाद में कर लेना। खाद्य पदार्थ, नमक, वनस्पति और पशु, ये सारे के सारे क्या है, खाद्य पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। तो ये टेबल जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान करना, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन पक्के आएंगे। चलिए, काफी लंबा चौड़ा हो जाता है सिस्टम। उसके बाद लोहे के प्रकार, अच्छी तरीके से याद कर लेना। लोहे और कोयले में कंफ्यूज हो जाता है, अभी कह रहा हूँ लोहा और कोयला कंफ्यूज करेंगे। लोहे के प्रकार, एक ट्रिक है MHLS, MHLS, यानी मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट, ये किसके प्रकार हैं, लोहे के। जबकि ABLP ये किसके प्रकार हैं, ये कोयला के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं, कोयला के। ए से हो जाएगा एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट। बी से हो जाएगा बिटुमिन्स, बी से हो जाएगा बिटुमिन्स, एंथ्रेसाइट। बी से हो जाएगा बिटुमिन्स। एल से हो जाएगा लिग्नाइट और पी से हो जाएगा पीट, ठीक है। यहाँ लिमोनाइट है और यहाँ लिग्नाइट है, तो लिग्नाइट कोयला है, लिमोनाइट लोहे का प्रकार है। यहाँ पे ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। लोहे के 4 प्रकार, MHLS, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। यानी एल जो है लिमोनाइट है, ये ध्यान रखना, ये कंफ्यूज करता है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट, पीट। लिग्नाइट क्या है, कोयला है। और राजस्थान में जो लिग्नाइट सबसे ज्यादा मिलता है वो कहाँ मिलता है, बरसिंहसर, बीकानेर से मिलता है, ठीक है। चलिए आगे, मैग्नेटाइट जो है इसकी क्या विशेषता है, थोड़ा स्पीड से कर लेना। मैग्नेटाइट सबसे उच्च क्वालिटी का लोहा है, सबसे उच्च क्वालिटी का लोहा है। कौन सा, मैग्नेटाइट, जिसमें लोहांश की जो मात्रा है वो कितनी है, 70%, सबसे उच्च क्वालिटी का। रंग इसका क्या होता है, काला होता है। चुंबक का गुण सबसे ज्यादा होता है। इसको लोड स्टोन जमाव भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लोड स्टोन जमाव को
इसके जमाव को क्या बोलते हैं? लोडस्टोन जमाव बोलते हैं। इसके जमाव को क्या बोलते हैं? लोडस्टोन। मैग्नेटोगोर्स्क, स्वीडन और किरूना, यहाँ पे सबसे उच्च क्वालिटी का क्या है? मैग्नेटाइट मिलता है। उसके बाद अगला देखिए हेमेटाइट। हेमेटाइट की क्या विशेषता है? सेकंड जो लो क्वालिटी है वो कौन सी है? हेमेटाइट, जिसमें लोहांश की मात्रा यानी जो आयरन के कंटेंट हैं वो कितने परसेंट होते हैं? 50 to 65% आयरन कंटेंट होते हैं। इनका रंग क्या होता है? लाल और भूरा, यानी रेड एंड ब्राउन। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे एरिया के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे ज्यादा जो डिपोजिशन है वो किसका मिलता है? हेमेटाइट का मिलता है। और हेमेटाइट की भी अगर बात करें, पर्टिकुलर एरिया कौन सा प्रसिद्ध है? तो सुपीरियर लेक्स यूएसए की जो है वो हेमेटाइट आयरन के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। क्या देखना, लोहा मैग्नेटाइट में क्या है? कलर क्या है इसका? ब्लैक। हेमेटाइट में कलर क्या है? लाल और भूरा। तो एक ट्रिक याद रह जाएगी, मैगो कालो, हेमो गोरो, गोरिक इसको भी बोला जाता है। मैगो कालो और हेमो लाल भूरो, याद रह जाओ। चलो लिमोनाइट। लिमोनाइट तीसरा जो है जिसमें आयरन कंटेंट यानी लोहांश की मात्रा कितनी होती है? 50%। रंग इसका क्या होता है? हल्का पीला। दलदली लोहा इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दलदली लोहा। कच्चा लोहा नहीं बोलते, ध्यान रखना, दलदली लोहा बोलते हैं। किसको? लिमोनाइट को। बोग आयरन, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? बोग आयरन। सीडेराइट, लोहांश की मात्रा कितनी है? 20 से 30। 20 से 30% होती है। लोहा प्लस कार्बन मिक्स होता है इसमें। लोहा और कार्बन का मिश्रण, आपसे पूछा जा सकता है कि लोहा और कार्बन का मिश्रण किस प्रकार के लोहे में मिलता है? तो सीडेराइट में मिलता है। सीडेराइट में मिलता है। रंग इसका क्या है? धूसर यानी एस ग्रे, राख के समान एस ग्रे कलर होता है। जुरासिक काल का है ये। किस काल का है? किस एरा का है? यानी आपसे युग एरा पूछा जाए तो जुरासिक एरा का है। सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? लंकासायर और फ्रांस के लोरेन सार में ये मिलता है। ठीक है, फ्रांस के लोरेन सार में ये मिलता है। ठीक है, इसको पिग आयरन भी बोलते हैं, कच्चा लोहा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कच्चा लोहा भी बोलते हैं। कच्चा लोहा, कच्चा लोहा, पिग आयरन। ठीक है, पिग आयरन आपने देखो घरों में कई चीजें बनी होती है ना, जैसे कि आपके सिलाई मशीन। सिलाई मशीन का जो नीचे का जो पार्ट होता है, जो मशीनरी होती है, वो पिग आयरन की, कच्चे लोहे की बनी होती है। या अपने गांव में जैसे पट्ठा कुतरने वाली जो मशीनें होती है, उनमें जो गरारियां वगैरह होती है वो पिग आयरन की होती है ना। तो कच्चा लोहा है, तो इसमें क्या मिक्स होता है? कार्बन होता है, यानी कोयले की कुछ मात्रा भी, कार्बन भी इसमें मिश्रित होता है। अब देखिए लोहे की बात अगर अपने करें तो सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो कहाँ, कौन सा देश करता है? चीन। विश्व में सबसे ज्यादा लोहे का उत्पादन फर्स्ट रैंक पे कौन है? चीन। चीन के शहरों के नाम आपको अगर पूछा जाए तो थोड़ा सा याद रखना कि इस तरीके के नाम आएंगे, होनान, हुप्पे, शांतुंग, कांसुंग, वुहान, यानी स्यांशु, इस तरीके के जो भी नाम आए तो आपको थोड़ा सा आइडिया ये ले लेना है कि ये लगभग कहाँ के मिलेंगे? चीन के मिलेंगे। तो चीन सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, तो इनके ये हुप्पे, शांतुंग, कांसू ऐसे शहर पूछे जा सकते हैं। उसके बाद एक क्षेत्र और प्रसिद्ध है, मिनास गेरास। कहाँ का है ये? ब्राजील का। किस लिए प्रसिद्ध है? लोहे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है मिनास गेरास। चलिए आगे। भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? उड़ीसा। दूसरी रैंक है किसकी? झारखंड की। एक याद रखना इंपॉर्टेंट है, बेलाडीला खान। कौन सी? बेलाडीला खान किसके लिए जानी जाती है? ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, यानी आपसे खनिजों के बारे में ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी खान का संबंध किस खनिज से है। यानी एक तरफ खान दे देगा, दूसरी तरफ जो है खनिज का नाम दे देगा, और आपस में सुमेलित कीजिए, इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखना बेलाडीला खान कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। लोहा उत्पादन के लिए जानी जाती है। एशिया की सबसे बड़ी यांत्रिकीकृत खान, यानी एशिया की सबसे बड़ी जो है यांत्रिक, डायनामिक तरीके से जो है, एक तरीके से यांत्रिक है। कौन सी? बेलाडीला खान। कहाँ की? छत्तीसगढ़ की।
कहाँ की? छत्तीसगढ़ की। तो याद रखना बेलाडीला खान का संबंध किस खनिज से है? तो लोहा से है। किस राज्य से है? तो छत्तीसगढ़ से है। एशिया की सबसे बड़ी जो है मैकेनिकल टाइप की जो माइंस है वो है, ठीक है। उसके बाद सुपीरियर झील प्रदेश यूएसए का भी जो है वहां से भी लोहा निकाला जाता है। और मेसाम्बी रेंज जो है वो प्रसिद्ध है। मेसाम्बी रेंज कहाँ की? सुपीरियर झील की। चलिए अगला जो आपके खनिज है वो है मैग्नीज। मैग्नीज के ऐशक जो है यानी और, क्या बोलते हैं इसको? और जो है वो कौन सा है? और की बात करें, मैग्नीज का ऐशक कौन कौन से होते हैं, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। यानी मैग्नीज और कौन कौन से हैं? तो पायरोलुसाइट और सिलोमिलेन, ये और हैं किसके? मैग्नीज के। मैग्नीज के और यानी ऐशक जिनसे मैग्नीज प्राप्त किया जाता है, पायरोलुसाइट और सिलोमिन। सबसे ज्यादा जो मैग्नीज उत्पादन होता है वो कहाँ से होता है? दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका में जगह का अगर आपसे पूछे तो कौन सा? पोस्ट मार्स वर्ग जो है वो मैग्नीज उत्पादन के लिए जाना जाता है दक्षिण अफ्रीका में। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप का घाना जो है वो मैग्नीज निर्यात के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यानी विश्व में मैग्नीज के निर्यात के लिए कौन सा देश जाना जाता है? घाना जाना जाता है। किस महाद्वीप का है? अफ्रीका महाद्वीप का है। भारत में मैग्नीज की बात करें तो सबसे ज्यादा कहां से? एमपी से, यूपी से निकलता है। चलिए आगे। टंगस्टन। टंगस्टन की बात करें, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। टंगस्टन की बात करें तो सर्वाधिक उच्च गलनांक वाली धातु है। सबसे ज्यादा उच्च गलनांक वाली धातु कौन सी है? टंगस्टन, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 3370 डिग्री सेल्सियस। ये मेल्टिंग पॉइंट है यानी गलनांक। गलनांक मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कितना है? 3300 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका मेल्टिंग पॉइंट है। वुल्फ्रोमाइट एवं सिलाइट धातुओं से प्राप्त होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किन धातुओं से जो है टंगस्टन प्राप्त किया जाता है? वुल्फ्रोमाइट और सिलाइट धातुओं से टंगस्टन प्राप्त किया जाता है। अपने पहले जो बल्ब होते थे लाइट वाले, उनमें जो पतली तार लगी होती है जो, वो किसकी बनी होती है? टंगस्टन की बनी होती है। उसके बाद है तांबा। तांबा की विश्व की सबसे बड़ी खान या माइंस जो है वो कौन सी है? चुक्की कमाटा। स्टार लगा लेना। कौन सी खान है? चुक्की कमाटा। कहाँ पे है ये? पेरू और चिल्ली की बाउंड्री पे है। तो आंसर आपसे पूछा जा सकता है चिल्ली। कहाँ की है ये? चिल्ली पे है। सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी खान। उसके बाद सडबरी खान, ये भी तांबा के लिए जाना जाता है। सडबरी एरिया किस क्षेत्र के लिए? सडबरी खान किसके लिए जानी जाती है? तांबा के लिए। कहां पे है? कनाडा में है। चलिए अब बात करते हैं विश्व के प्रमुख खनिज। मेनली आपने पढ़ने, सारे नहीं पढ़ने, सारे याद भी नहीं रहेंगे। मेनली एक बार आराम से रिलैक्स होके वीडियो देख लेना, काम चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए लौह अयस्क की बात करें तो सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो चीन का है। कहाँ पे है? चीन। सबसे ज्यादा उत्पादन किसका है? यहाँ पे ये नहीं है, चीन। सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे? चीन। अच्छा ये कोयले का दे रहे। सबसे ज्यादा उत्पादन है, पहला स्थान है चीन का, दूसरा ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद अगर आपसे पूछे कोयला का पूछे तो कोयला उत्पादन में भी विश्व में पहला स्थान किसका? चीन का। दूसरा स्थान किसका? भारत का। तीसरा स्थान किसका? यूएसए का, है ना। फिर उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। चीन, भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। किसमें? कोयले में। चलिए प्रमुख उत्पादन क्षेत्र किसके? लौह अयस्क के। महान झील क्षेत्र को याद रखना। महान झील क्षेत्र को याद रखना। कोयले का लोहे का लेटेस्ट और देख लेना भी। सबसे ज्यादा उत्पादन चीन से ही होना चाहिए।
एक सेकंड देख लेते हैं अपने। अच्छा ठीक है, ऑस्ट्रेलिया दे रखा भी, ऑस्ट्रेलिया सही है, करेक्शन कर लेना भाई। पीछे भी शायद बताया था, लोहे की जो टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया, याद रखना ऑस्ट्रेलिया। लोहे का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से, याद रखना, ठीक है। थोड़ी सी करेक्शन कर लेना, लोहे का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया। कोयले में सबसे ज्यादा चीन है, ठीक है, कोयले में सबसे ज्यादा चीन, लोहे में ऑस्ट्रेलिया। चलिए प्रमुख क्षेत्र, महान झील क्षेत्र। अब महान झील से अगर आप बात करें तो आपको झीलें याद रखनी है। महान झील का मतलब होता है ग्रेट लेक्स, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ग्रेट लेक्स, महान झीलें। ये महान झीलों की अगर हम बात करें तो ये 5 झीलें हैं यूएसए की। कौन कौन सी हैं? तो एक ट्रिक याद रख लेना आप, होम्स, HOMES, होम्स, HOMES, होम्स शब्द याद रखना। 5 झीलें हैं, इन 5 झीलों के समूह को क्या बोला जाता है? ग्रेट लेक्स बोला जाता है। एच से क्या हो जाएगी? ह्यूरॉन, ह्यूरॉन। ओ से क्या हो जाएगी? ओंटेरियो, ओंटेरियो। एम से हो जाएगी मिशिगन, कौन सी? मिशिगन। ई से हो जाएगी ईरी, ईरी। और एस से हो जाएगी सुपीरियर, कौन सी? सुपीरियर। ये 5 झीलें कहाँ पे है? यूएसए में है, जिनको क्या बोला जाता है? ग्रेट लेक से बोला जाता है। तो यूएसए में सबसे बड़ा जो लोहे के उत्पादन क्षेत्र के लिए जाना जाता है वो महान झीलों वाला क्षेत्र जाना जाता है। तो झीलों को भी याद रखना, झीलों से भी क्वेश्चन बन सकता है। लो उत्पादन क्षेत्र, यहाँ यूएसए में लगभग 70% उत्पादित होता है, याद करने की जरूरत नहीं है। मेसाम्बी रेंज, सुपीरियर झील, ऐसे ये याद नहीं रहेंगे, छोड़ो इसको। हाँ, यहाँ पे एक याद रखना, जो आपको लग रहा है याद नहीं रहेगा नोट कर लेना थोड़ा सा एक पेज पे। किरबोई रोग किसके लिए जाना जाता है? लो एशक उत्पादन के लिए जाना जाता है। यानी किरबोई रोग क्षेत्र दे देगा, इधर खनिज दे देगा, आपस में सुमेलित कीजिए, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो किरबोई रोग जो है वो किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? लोहे के लिए जाना जाता है। एक याद रखना, मैग्नीटोगोर्सक, क्या याद रखना है? मैग्नीटोगोर्सक, ये भी किसके लिए जाना जाता है? लो एशक उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये रहा साइबेरिया, रूस, यूरल लोहा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? मैग्नीटोगोर्सक। उसके बाद चीन में सर्वाधिक लोह एशक उत्पादन उत्तरी पूर्वी चीन से होता है, दक्षिणी मंचूरिया के मुकदेन क्षेत्र से होता है, दक्षिण मंचूरिया में मुकदेन से। और चीन में सबसे ज्यादा लोहे का उत्पादन कहाँ से होता है? उत्तरी और पूर्वी चीन से, यानी नॉर्थ ईस्टर्न चाइना से सबसे ज्यादा आयरन का प्रोडक्शन होता है। ब्राजील, ब्राजील में एक याद रखना, कौन सा क्षेत्र याद रखना है? मिनास गेरास, मिनास गेरास या का इटावीरा जो क्षेत्र है वो किसके लिए जाना जाता है? लो एशक के लिए, ठीक है। मिनास गेरास किस खनिज के लिए जाना जाता है आपसे पूछा जाएगा तो लो एशक के लिए, ठीक है। आगे नहीं है इंपॉर्टेंट। ये रहा फ्रांस का, अभी हम पीछे जिक्र किया है, लोरेन सार, लोरेन सार क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? लोहा उत्पादन के लिए जाना जाता है, याद रखना, आयरन प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है लोरेन, ठीक है। एक याद रखना, स्पेन में बिलबाओ, बिलबाओ क्षेत्र का संबंध किस खनिज से है? बिलबाओ क्षेत्र का संबंध लो एशक से है। बिलबाओ क्षेत्र का संबंध किस खनिज से? तो याद रखना किस खनिज से है? लो एशक से है।
अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। पिलबरा क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का पिलबरा क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? लो एसिड के लिए जाना जाता है। आपसे पूछेगा कि पिलबरा क्षेत्र किस खनिज के लिए, ऑप्शन में इस तरीके से आपको मिल जाए, सोना, तांबा, पित्तल, लोहा, है ना। इस तरीके से अगर आपको ऑप्शन मिले तो आप में से ज्यादातर क्या कहेंगे? पिलबरा। पहले तो कोई टूट के पड़ेंगे किस पे? सोने पे। और सोने से कोई बच गया तो कहेंगे पीड़ा तो पित्तल होता है कि पीड़े पे ये कर दो अपने, ये ठीक है। और फिर भी कोई और थोड़ा सीरियस लेगा, तांबा तो कर ही दो, लोहे पे नहीं जाएगा, लोहा तो काला होता है, लोहा तो पिलबरा। तो क्षेत्र का नाम पिलबरा है, किसके लिए जाना जाता है? लोहे के लिए जाना जाता है। इस तरीके का थोड़ा सा लॉजिक लगाना। और वैसे लॉजिक मत लगाना, पीड़ा मतलब सोना है तो अपने कर दो जी के सोना, ठीक है। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा व भारत लोहे के प्रमुख निर्यातक देश हैं। जापान विश्व का सबसे बड़ा आयातक देश है। आपसे पूछे लोहे का सबसे ज्यादा आयात कौन सा देश करता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? जापान। मैग्नीज, मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज उत्पादन में विश्व में बात करें तो सबसे ज्यादा कहां पे? दक्षिण अफ्रीका। 2022 की डाटा के अनुसार कहां पे? दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज्यादा मैग्नीज जो है उत्पादन होता है। इसमें आपको एक जगह बताई थी, कौन सी? पोस्ट मार्सबर्ग, ये है पोस्ट मार्सबर्ग, ये अफ्रीका में है। किस खनिज के लिए जानी जाती है? तो मैग्नीज के लिए जानी जाती है, ठीक है। एक याद रखना, निकोपोल, निकोपोल का संबंध किस खनिज से है? मैग्नीज से है। चलिए, वैसे बहुत सारे हैं, इतना थोड़ा टाइम है आपके पास तो इतने सारा नहीं पढ़ा जाएगा, तो मेनली जो आपको बता रहे हैं एक बार क्लास को देख लेना, पूरा सिलेबस है इसमें। तांबा, तांबे का जो उत्पादन है वो सबसे ज्यादा कौन करता है? चीन करता है। और तांबे की विश्व की सबसे बड़ी जो खान है वो भी आपको बताई थी, कौन सी है? चुक्की कमाटा। कौन सी है? चुक्की कमाटा विश्व की सबसे बड़ी तांबे की क्या है? खान है। कहाँ पे है ये? चिल्ली में है। कहाँ पे है ये? चिल्ली में है। चिल्ली जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है चिल्ली, ठीक है। अल्तेनियते, ये माइंस, ये क्षेत्र भी जो है किस खनिज के लिए जाना जाता है? तांबे के लिए जाना जाता है। अल्तेनियते, अल्तेनियते को भी याद रखना, तांबे के लिए। जायरे कांगो गणराज्य कटंगा क्षेत्र, ये अफ्रीका के हैं, तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है। भुट्टे की खान, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। भुट्टे की खान, भुट्टे की खान मोंटाना प्रांत में है, किस खनिज के लिए जानी जाती है? तांबा के लिए जानी जाती है। किस खनिज के लिए? तांबा के लिए जानी जाती है। एक इंपॉर्टेंट है, कडबरी या सडबरी, सडबरी या कडबरी, तांबा उत्पादन के लिए कहाँ का है? ये कनाडा का है। जाम्बिया जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा तांबा उत्पादन करने वाला देश है। जाम्बिया अफ्रीका महाद्वीप का तांबा उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है? जाम्बिया है, ठीक है। चलिए अगला, टिन, टिन का सबसे ज्यादा जो उत्पादन करता है वो कौन करता है? चीन करता है। टिन चीन, टिन चीन, याद रह जाएगा। उसके बाद अच्छा, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है एक, पराक प्रदेश या किंटा घाटी किस खनिज उत्पादन के लिए जाना जाता है? पराक प्रदेश या किंटा घाटी किस खनिज उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? टिन के लिए जाना जाता है। साओ जो आओ टीन, ऐसे तो याद नहीं रहेंगे सारे। उसके बाद है चांदी, चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन मैक्सिको करता है। और मैक्सिको में बात करें तो जगह का नाम है चिहुआहुआ। सबसे बड़ी चांदी की खान कौन सी है? चिहुआहुआ, ये तो है चांदी की।
चुकी कमाटा किसकी थी? तांबे की। तो चिहू आहुआ सबसे बड़ी चांदी की खान है, कहाँ पे है ये? मैक्सिको में है। ये याद रखना, बादवीन खान, एक खान याद ये रखना, बादवीन एशिया की सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है चांदी का। बादवीन खान कहाँ पे पड़ती है? ये म्यांमार में। एशिया में अगर आपसे पूछे कि चांदी का सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो कहाँ से होता है? बादवीन से होता है। कहाँ पे है ये? म्यांमार में है। बॉक्साइट, ऑस्ट्रेलिया विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है किसका? बॉक्साइट का। और बॉक्साइट में जगह का नाम विपा, केपयार्ड, ऑन हमलैंड, क्विंसलैंड, छोड़ो ये। गोल्ड, सोना। अच्छा, यहाँ पे याद रखना, सोना जो है प्लेसर निक्षेप की श्रेणी में आता है। प्लेसर निक्षेप, प्लेसर निक्षेप का मतलब होता है जो नदियों का जो मिट्टी होती है उसके अंदर भी क्या है? सोना निकलता है। जैसे अपने दक्षिणी भारत की जो नदियां हैं उनसे सोना निकाला जाता है। ठीक है, सोन नदी का नाम ही किस पे पड़ा है? सोना, प्लेसर निक्षेप के कारण पड़ा है। तो कौन सा खनिज जो है वो नदी की जो बारीक रेत होती है उसके डिपोजिशन में या उसके निक्षेप से निकलता है? तो ये क्या निकलता है? सोना निकलता है। याद रखना, कौन सा खनिज पूछे तो सोना। प्रमुख क्षेत्र की बात करें, उत्पादन की बात करें, सबसे ज्यादा सोना कहाँ से उत्पादित होता है? चीन से। ठीक है, उसके बाद प्रमुख क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका में जोहान्सबर्ग जो है विट वाटर्स श्रेणी जो है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? स्टार लगा लेना, क्या नाम है? विट वाटर्स रेंज या श्रेणी किस खनिज के लिए जानी जाती है? तो किसके लिए? सोना के लिए जानी जाती है, यानी गोल्ड के लिए फेमस है, गोल्ड के लिए जानी जाती है। विट वाटर्स रेंज कहाँ पे है? दक्षिणी अफ्रीका में। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलिया की दो खानें हैं, कौन सी? कार्ल गुरली और कुलगार्डी। कार्ल गुरली और कुलगार्डी किस उत्पादन के लिए? सोना, गोल्ड, गोल्ड के लिए जानी जाती है कार्ल गुरली और कुलगार्डी। ठीक है, कहाँ की है ये? ऑस्ट्रेलिया की। सीधा सा ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कार्ल गुरली कुलगार्डी खाने किस देश से है? तो ऑस्ट्रेलिया से। किस खनिज के लिए जानी जाती है? तो सोना उत्पादन के लिए जानी जाती है। ये लो जी, एक क्वेश्चन और है जो कंफ्यूज कर सकता है अगर आया तो। क्या है? ब्लैक हिल, ब्लैक हिल जो है, ब्लैक हिल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर क्या होगा? सोना। और वही पहले जो आपको एक एग्जांपल बताया था उस तरीके से हो सकता है। ब्लैक हिल यानी काली पहाड़ी, पहाड़ी तो काली है लेकिन उत्पादन क्या कर रही है? सोना कर रही है। ठीक है, तो ब्लैक हिल किस खनिज के लिए जाना जाता है? सोने के लिए। ये रहा पिलबरा क्षेत्र, अभी हम जिक्र करके आए थे, किसके लिए? लोहा के लिए। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। तो पिलबरा लोहे का और काली पहाड़ी किसकी? सोने की। याद रखना। हीरा, जायरे, जायरे का बंका बंगा क्षेत्र हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण अफ्रीका की किम्बरले खान, आपसे पूछे विश्व की हीरे की सबसे बड़ी खान कौन सी है? तो आपका आंसर होना चाहिए किम्बरले खान। हीरे की सबसे बड़ी खान विश्व की कहाँ पे है? ये दक्षिण अफ्रीका में है। तो किम्बरले खान का संबंध किससे है? हीरा उत्पादन से है। सीसा जस्ता, इसको बोलते हैं जुड़वा खनिज, ट्विंस, ट्विंस मिनरल्स बोला जाता है। जुड़वा खनिज क्या बोला जाता है? जुड़वा खनिज। कौन से होते हैं? सीसा जस्ता होते हैं जुड़वा खनिज, ट्विंस। सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ से? चीन से। ब्रोकन हिल, ये याद रखना, ब्रोकन हिल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो सीसा जस्ता, सीसा जस्ता। ठीक है, यानी लेड और जिंक, लेड और जिंक के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? ब्रोकन हिल, है ना। वैसे तो लेड ये अलग चीज है, शीशा वो शीशा नहीं है मिरर वाला, लेकिन आप उसको लॉजिक कर लेना कि शीशा मतलब शीशा क्या हो जाता है? ब्रोकन, ब्रोक हो जाता है, टूट जाता है। तो याद रखना ब्रोकन हिल के बारे में अगर कोई ऐसी बात आए तो किस से संबंधित है? सीसा जस्ता से है। चलिए, कोबाल्ट, जायरे अफ्रीका, कांगो गणराज्य, विश्व का सबसे लगभग 50% कोबाल्ट उत्पादन जायरे से किया जाता है। प्लेटिनम, प्लेटिनम को याद रखना कहाँ से? कनाडा से। अब्रक, भारत का कहीं नंबर आता है पहली रैंक पे तो वो किसके उत्पादन में आता है? वो अब्रक के उत्पादन में आता है। याद रखना
भारत का अगर कहीं नंबर आता है तो किस में आता है, अभ्रक उत्पादन में आता है, याद रखना। उसके बाद है कोयला। कोयले की बात हमने की थी, सबसे ज्यादा उत्पादन चीन, सेकंड लार्जेस्ट इंडिया, और थर्ड कौन सा है, अमेरिका। भंडार हालांकि पूछा जा सकता है लेकिन ऐसे याद नहीं रहेगा, तो एक बार थोड़ा सा देखना चाहो तो देख लेना। भंडार सबसे ज्यादा यूएसए में, उत्पादन सबसे ज्यादा चीन में है, ठीक है। उसके बाद 97% कोयले के भंडार एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में है। विश्व में सर्वाधिक कौन से प्रकार का जो है वो कोयला मिलता है, वो बिटुमिन्स मिलता है। बी से भारत, बी से बिटुमन्स। विश्व में भी सबसे ज्यादा कौन सा बिटुमिन्स मिलता है, याद रख लेना। चीन में जगह के नाम याद रखने थोड़े से के, किसके उत्पादन में, कोयले के उत्पादन में। सेंसी सांसी क्षेत्र और जेचुआन बेसिन जो है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं, तो कोयला और लोहा दोनों ही होते हैं, कोयला और लोहा, ठीक है। तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा वो पूछना क्या चाहता है। तो सेंसी सांसी जेचुआन बेसिन किस खनिज के लिए, कोयला और लोहा। यूएसए का अधिकांश कोयला उसके त्रिपुरी भाग में, अपलेशियन पेनिसिल्वेनिया विश्व के एंथ्रेसाइट के सबसे बड़े भंडार। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे कि विश्व में सबसे ज्यादा जो एंथ्रेसाइट के भंडार है कोयले के, वो कहाँ पे है, पेंसिल्वेनिया क्षेत्र में है। पेंसिल्वेनिया क्षेत्र में है, पेंसिल्वेनिया क्षेत्र के अंदर है, ठीक है। अब आपने कोयले के बारे में तो लगभग पता होगा ना। आपको एक ट्रिक बताई थी, कौन सी, ABLP, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइट में कार्बन कंटेंट क्या होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं, कार्बन कंटेंट सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए सबसे शुद्ध जो कोयला माना जाता है या सबसे उच्च क्वालिटी का जो कोयला माना जाता है वो कौन सा है, एंथ्रेसाइट। उससे थोड़ी सी घटिया क्वालिटी जो है वो है बिटुमिन्स, तीसरी है लिग्नाइट, चौथी है पीट। यानी सबसे घटिया कोयला कौन सा है, पीट, सबसे उच्च क्वालिटी का कौन सा है, एंथ्रेसाइट, इतना याद रखना। उसके बाद डोनबाज क्षेत्र, याद रखना डोनबाज। अब डोन जो होते हैं वो काले काम ही करते हैं, मतलब कोयला। डोनबाज क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो कोयले के लिए। तो डोन लोग क्या करते हैं, काला काम करते हैं। डोनबाज है कहाँ पे, यूक्रेन में है। कुजबास, मास्को, तुल्ला, कोयला, पंचोरा बेसिन। अच्छा ये याद रखना। कारागांडा, कारागांडा जो क्षेत्र है वो भी कोयला के लिए जाना जाता है, कजाकिस्तान का है। कहाँ का है, कजाकिस्तान का है। यूरोप में सर्वप्रथम कोयले का खनन कहाँ से होता है, ग्रेट ब्रिटेन से होता है। अच्छा ये याद रखना, मिडलैंड बेसिन का संबंध किस खनिज से है, कोयले से है। मिडलैंड बेसिन का संबंध किस से है, कोयले से है। इसको काला प्रदेश भी कहते हैं, क्या कहते हैं, काला प्रदेश भी कहते हैं, काला, ब्लैक रीजन, काला प्रदेश, ब्लैक रीजन, ब्लैक रीजन भी कहते हैं। चलिए आगे। अच्छा याद रखना, एक यहाँ पे शब्द आया है सार। सार जो है वो कहाँ का है, जर्मनी का है। जर्मनी का जो सार क्षेत्र है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए। और एक पीछे सब एक आया था फ्रांस का, लोरेन सार, एक शब्द आया था लोरेन सार, जगह का नाम था लोरेन सार। ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ये लोहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना दोनों अलग अलग बात है, याद नहीं रहे तो एक बार थोड़ा सा नोट कर लेना, लोहा उत्पादन। तो लोरेन सार फ्रांस का है, सीधा सार जो है वो किसका है, जर्मनी का। सार जो है वो कोयला है, लोरेन सार किसके लिए है, लोहे के लिए। सुमेलित करने वाला आ सकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया एक, कौन सा, पोलैंड। विश्व में सबसे हार्ड कोयले के लिए जाना जाता है पोलैंड। पोलैंड जैगजर घाटी साइलेशिया क्षेत्र है। पोलैंड को विश्व में कठोर कोयला उत्पादन में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। यानी कठोर कोयले के लिए जाना जाता है कौन सा देश, पोलैंड, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम
अगर बात करें तो 2022 में सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो करता है यूएसए। कौन करता है? यूएसए। दूसरा स्थान है रूस का, तीसरा है सऊदी अरब का, चौथा है कनाडा का। ठीक है। प्रमुख क्षेत्र सही कोई, ये तो ट्रिक है, याद नहीं रखनी। सऊदी अरब, ईरान, कुवैत, इराक, ये प्रमुख उत्पादक देश है जहां पे पेट्रोलियम उत्पादन होता है। तो पहला याद रखना यूएसए। उसके बाद किरकुक क्षेत्र को याद रखना। किरकुक क्षेत्र का संबंध कहाँ से है? इराक से है। कहाँ से है? इराक से है। और किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है किरकुक। कौन सा? किरकुक। चलिए, मोसुल, किरकुक, नफ्त खाना, बुटमन शाह, बसरा, तिक्रित, पेट्रो, ईरान की मस्जिद में लादी बैठकर सफेद खाना गटक कर जाती है। आगाजारी क्षेत्र, ईरान के कुछ क्षेत्रों के नाम याद रखना भाई। ईरान के आगाजारी क्षेत्र, गतसरन, मस्जिद सुलेमान, अब्बादान, करमनशाह, बुरमन घाटी। मस्जिद सुलेमान, लाली, हफत, आगाजारी, सफेद, केल, गतसरन, ये सारे के सारे इस तरीके के नाम अगर आपके सामने आते हैं तो सब पे टिक लगाना है। किसका? पेट्रोलियम का। किसका? पेट्रोलियम का। ठीक है। उसके बाद रिफाइनरी, हेफा रिफाइनरी लगी है इजराइल में, बेजी इराक में, सैदा व त्रिपोली कहाँ पे है? लेबनान में। बाकू क्षेत्र भी पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये ध्यान रखना, पेट्रोलियम का प्रथम कुआं जो है वो कहाँ पे खोदा गया था? पेंसिल्वेनिया। तो विले जगह का नाम है टिट्सविले। टिट्सविले बोलते हैं इसको शायद, टिट्सविले। टिट्सविले जगह का नाम है। और वहां पे सबसे पहले कोयले का जो है वो खनन किया गया था। कहाँ पे? यूएसए में। ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें तो आपको याद रखना है मारकोइबा झील क्षेत्र, बर्गो। ठीक है। मारकोइबा झील का संबंध किससे है? पेट्रोलियम उत्पादन से। क्वेश्चन आया हुआ है ये। बारगो क्षेत्र, बोर्नियो, कालीमटन, सुमात्रा द्वीप, अफ्रीका महाद्वीप से पेट्रोलियम उत्पादन नाइजीरिया से होता है। चलो, प्राकृतिक गैस उतना ही पढ़ना है पेट्रोलियम। ठीक है। उसके बाद अगर अपने बात करें प्राकृतिक गैस की, तो सबसे ज्यादा उत्पादन है अमेरिका से, दूसरा स्थान है रूस का, तीसरा है ईरान का। विश्व में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे मिलता है? रूस में मिलता है। जल विद्युत, जल विद्युत में पहला स्थान किसका है? चीन का है। एशिया में सर्वाधिक उत्पादन जल विद्युत का कौन करता है? चीन करता है। यूरोप में सर्वाधिक उत्पादन जल विद्युत का कहाँ से? नॉर्वे में। अगर आपसे पूछे कि संभावित भंडार की दृष्टि से विश्व में सबसे ज्यादा जल विद्युत होने की संभावना कहाँ पे है? तो अफ्रीका, है ना। वर्तमान में अफ्रीका मरुस्थलीय भाग, ऐसे ऐसे जो है वो अंदाजा नहीं लगाना कि अफ्रीका में तो डेजर्ट ही डेजर्ट है, मरुस्थल है, ऐसा नहीं है। संभावना की अगर बात करें, जल विद्युत शक्ति की सबसे ज्यादा संभावना वाला महाद्वीप अगर आपसे पूछे तो अफ्रीका महाद्वीप है। कांगो जायरी नदियों पे सबसे ज्यादा संभावना बनती है किसकी? जल विद्युत उत्पादन की, हाइड्रो पावर प्रोडक्शन की सबसे ज्यादा जो है संभावना बनती है अफ्रीका में। चलिए, ये छोड़ो। भारत में संभाव्य जल शक्ति यानी हाइड्रो पावर की भारत में सबसे ज्यादा संभावना उत्तरी पूर्वी भारत। कहाँ पे? उत्तरी पूर्वी भारत में सबसे ज्यादा संभावना बनती है। नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट हैं, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, ये वाले स्टेट हैं, वहां पे सबसे ज्यादा संभावना बनती है। दूसरी संभावना बनती है उत्तरी भारत में। भारतीय नदियों की बात करें कि किस नदी पे सबसे ज्यादा जल विद्युत होने की संभावना हो सकती है, तो वो ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। दूसरा नंबर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का आता है, नर्मदा और ताप्ती वगैरह जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उनका नंबर आता है। यूरेनियम उत्पादन में पहला स्थान किसका है? कजाकिस्तान का। भंडार कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। बियर झील का संबंध किससे है? पोर्ट रेडियम के उत्पादन से है। थोरियम, थोरियम
भारत में थोरियम कहाँ से निकाला जाता है? इंपॉर्टेंट बात है, भारत में थोरियम कहाँ से निकाला जाता है? केरल के मालाबार तट से। जगह का जो रेत जो है उसको बोलते हैं मोनोजाइट बालू। यानी भारत में जो थोरियम है केरल से निकाला जाता है। कौन से तट पे? मालाबार तट में। ठीक है, याद रखना। परमाणु ऊर्जा की बात करें तो यूरोप उत्पादन सबसे ज्यादा, महाद्वीपों की अगर बात करें तो यूरोप सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। दूसरा स्थान उत्तरी अमेरिका का है। तीसरा एशिया का है। ठीक है, देशों में अगर बात करें परमाणु में तो पहला स्थान किसका है? यूएसए का है। चलिए आगे। पवन ऊर्जा में बात करें तो पहला स्थान किसका? चीन का। पहला स्थान किसका? चीन का। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? अनवीकरणीय स्रोत है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो क्या है आपका राइट आंसर? क्या होगा? पूछा क्या है? अनवीकरणीय स्रोत है। जल विद्युत नवीकरणीय यानी कभी समाप्त नहीं होगा। सौर भी कभी समाप्त नहीं होगा। पवन भी कभी समाप्त नहीं होगा। ताप, अब ताप यहाँ पे वो सूर्य वाला ताप नहीं है, थर्मल। यहाँ पे बात हो रही है किसकी? थर्मल की बात हो रही है। और थर्मल किस से आता है? सन से आता है ना। लेकिन सॉरी, इंसोलेशन की बात नहीं हो रही यहाँ पे। क्या है? ताप का मतलब इंसोलेशन नहीं है। इंसोलेशन नहीं है। इंसोलेशन तो किस से आता है? सूर्य से आता है। यहाँ पे बात हो रही है थर्मल की। किसकी बात हो रही है? थर्मल की। और थर्मल जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है? कोयला से आती है। कहाँ से आती है? कोयला से। तो अनवीकरणीय है कोयला, क्योंकि कोयला तो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, संभावना है। विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वगैरह ये आपके सिलेबस में नहीं है। वन संसाधन। विश्व के 15% भूभाग पे वनों का विस्तार है। 66% भाग पर चौड़ी पत्ती वाले वन वृक्ष मिलते हैं। 33% भाग पे क्या मिलते हैं? कौनधारी वन मिलते हैं। विश्व में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन चीन। चलिए, अब यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी मृदा। मृदा में ध्यान कर लेना, ये क्वेश्चन संभावना है कि मृदा के जो प्रकार हैं वो आपने, जैसे लेटेराइट वगैरह है, काली मिट्टी है, भूरी मिट्टी है, ब्लैक मिट्टी है, वैसे तो याद रखना ही है। लेकिन इसके साथ इसके जो है वैज्ञानिक नाम भी आपने याद रखने हैं। मृदा कहते हैं कि इसके जो धरातल के ऊपर भूप्रकृति के सबसे क्रस्ट के ऊपर वाली जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं? मृदा बोलते हैं। कितनी मोटाई? 5 से 10 सेंटीमीटर की मोटाई वाले भाग को क्या बोलते हैं? मृदा बोलते हैं। अब इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा कि याद करवा दूं कि इनके जो प्रथम वैज्ञानिक है मृदा वैज्ञानिक, वो है डोकोचाएव। डोकोचाएव कहाँ का है? ये रूस का है। प्रथम मृदा वैज्ञानिक किसको माना जाता है? मृदा का जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है उनमें जो नाम है एरिडोसोल, अल्फीसोल, इंसेप्टिसोल, वर्टिसोल। थोड़ा सा जूम कर देता हूं। एरिडोसोल, अल्फीसोल, जो भी नाम है ये सारे के सारे किस लैंग्वेज के हैं? लैटिन लैंग्वेज के हैं। अगर आपसे इनमें से कोई नाम देके पूछ ले किस भाषा का, तो सारे के सारे किसके हैं? लैटिन के। थोड़े से याद करवा दूं। एरिड, एरिड का मतलब क्या होता है? शुष्क, है ना। एरिड का मतलब क्या होता है? शुष्क। यानी जो बालू मिट्टी वाला क्षेत्र है उसको किस वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है? एरिडोसोल्स। अल्फीसोल्स, ये है जलोढ़ मृदा। अल्फी सोल जिसमें काली मृदा भी, सॉरी, लाल मृदा भी आती है, पीली मृदा भी आती है। अल्फीसोल यानी जलोढ़ मृदा, यानी एलुवियल सॉइल्स जो है उसको क्या बोलते हैं? अल्फीसोल। तो कुल्फी, अल्फी, लाल, काली, जो लाल पीली जो मिट्टी है उसको अल्फीसोल्स बोलते हैं। इंसेप्टिसोल, पथरीली जो, यानी जो हिली एरिया में, हिली रीजन में, पहाड़ी भागों में जो मिट्टी मिलती है उसको क्या बोलते हैं? इंसेप्टिसोल। वर्टिसोल क्या बोलते हैं? ब्लैक मृदा को, ब्लैक मृदा को क्या बोलते हैं? वर्टिसोल। बैसे ब्लैक, बैसे वर्टी। एंटीसोल्स, रेगिस्तानी भागों में मिलती है, लगभग सभी प्रकार की जलवायु में मिलती है, यानी एंटीबायोटिक है। कौन सी मृदा? एंटीसोल। सभी प्रकार की जलवायु में एंटीबायोटिक, एंटीसोल्स। मोलिसोल, घास भूमियों में। मोड़ी नहीं होती क्या अपने, जैसे कोई फंक्शन होता है उसमें अपने मोड़ी लेके ना, मोड़ी धागा जो होता है, और उसको घास, उसके घास बांध के ओम स्वाहा वगैरह वाला करते हैं प्रोग्राम। तो मोली क्या है? मोलिसोल से घास भूमि। स्पोडोसोल, अम्लीय मृदा को क्या बोलते हैं? स्पोडोसोल। ठीक है। उसके बाद एंडीसोल्स, ज्वालामुखी की राख से निर्मित जो है वो है एंडीसोल्स। कौन सी मृदा? एंडीसोल्स।
अल्टीसोल क्या है? मॉनसून जलवायु वाली। अल्टीसोल क्या है? मॉनसून जलवायु वाली। ऑक्सीसोल क्या है? पुरानी। पुरानी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोल। हिस्टोसोल क्या है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में या दलदली भागों में जो मृदा होती है उसको क्या बोलते हैं? हिस्टोसोल। ठीक है, तो इनमें एक दो नाम याद रख लेना। एक तो एरिडोसोल याद रखना, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। एरिडोसोल याद रखना, इधर वर्टिसोल याद रखना। ठीक है, इसके अलावा एंटीसोल याद रखना। ठीक है, ये दो तीन नाम याद रख लेना, काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। धरातल पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की ऐसी परत जो मूल चट्टान व वनस्पति के संयोग से बनती है मिट्टी कहलाती है। डेफिनेट किसकी है? डॉक्टर बेनेट की। यानी मिट्टी से संबंधित कोई अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ले और उसमें डॉक्टर बेनोट मिल जाए तो टिक लगा देना, है ना, तो टिक लगा देना। अब मृदा के संस्तर के बारे में भी पूछ ले कि मृदा के संस्तर कौन से होते हैं, तो सबसे ऊपर जो संस्तर होता है वो ओ संस्तर होता है। याद रखना, अगर ऑप्शन में आ जाए कि मृदा के सबसे ऊपरी भाग में जो संस्तर होता है वो कौन सा होता है, ऑप्शन में ऐसे मिल जाए ए बी सी डी और ओ, है ना, इस तरीके से। तो पहला संस्तर कौन सा है? ओ। उसके बाद ए बी सी। अब डी नहीं है, कई जगह लिखा होता है लेकिन कई जगह डी नहीं लिखा होता। डी की जगह क्या मिलेगा? आर मिलेगा। यानी ओ ए बी सी आर, ये मृदा के संस्तर है। चलिए, यूएसए जो यूएसडीए, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ये कहाँ का डिपार्टमेंट है? यूएसए का डिपार्टमेंट है। कहाँ का? यूएसए का। जिसने मृदा का वर्गीकरण किया था, मृदा का जो वर्गीकरण किया था, डिपार्टमेंट का नाम क्या है? यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो यूनाइटेड, ये फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। वन रिपोर्ट अभी जो है वो कौन सी है? 17वीं है। और मरुस्थलीय भागों में जो वनस्पति होती है उसको किस नाम से जानते हैं? जीरोफाइटस। किस नाम से? जीरोफाइटस, या इसको बोलते हैं मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति। कौन सी? मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति, जीरोफाइटस। उसके बाद उष्णकटिबंधीय घास के मैदान याद रखना। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं? सवाना उष्णकटिबंधीय कहाँ पे है? अफ्रीका में। इसको बड़े शिकारों की भूमि भी कहा जाता है। लानोज कहाँ पे है? वेनेजुएला में। कैंपोज कहाँ है? ब्राजील में। ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है ना, एक ट्रिक याद रखना, उष्ण सलाखे। सलाखे, उष्ण क्या होती है? यानी उष्ण का मतलब होता है थर्मल, गर्म। ठीक है ना, उष्ण का मतलब ट्रॉपिकल, वैसे तो ट्रॉपिकल गर्म मान लो आपकी। उष्ण क्या है? गर्म। सलाखें, सलाखें क्या होती है? गर्मी होती है। तो सलाखें याद रखना, सह से सवाना, ला से लानोज, के से कैंपोज। ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है तीनों, सवाना, लानोज, कैंपोज। एक जो है पार्कलैंड वगैरह भी है, तो आपने तीन याद रखना है। उसके बाद है भूमध्य सागरीय जो भाग है वो किस प्रकार की कृषि के लिए प्रसिद्ध है? रसदार फलों के लिए जाना जाता है। मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी किस प्रकार की एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है? रसदार। सिट्रस फ्रूट के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। सिट्रस फ्रूट जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, है ना, तभी मैंने वहां ट्रिक बताई थी कि ये तो सारे क्या हैं? ये तो उष्ण कटिबंधीय है। उसके बाद जितने भी घास के मैदान बच गए वो सारे के सारे क्या है? टेम्परेट हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय हैं। कौन से हैं? टेम्परेट ग्रासलैंड हैं। प्रेरी कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में है, यूएसए में। स्टेपी कहाँ है? साइबेरिया में, यानी रूस वाला भाग में। पंपास कहाँ पे? अर्जेंटीना में। वेल्ड कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। डाउन्स कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। कैंटरबरी कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में। ये सारे के सारे कौन से हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। चलिए, मोसेस या मोज जो है वो टुंड्रा वनस्पति का एक प्रकार है। आपसे पूछा जा सकता है कि मोसेस या मोज कहाँ पे वनस्पति जो कहाँ मिलती है, तो टुंड्रा वनस्पति का एक प्रकार है। एक आता है वालेस रेखा, वालेस लाइन। प्राणी, एक प्राणी भौगोलिक बाउंड्री है। वालेस जो लाइन है इसमें क्या किया गया कि कौन से एरिया में कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या बना दी गई? बाउंड्री बना दी गई। उस बाउंड्री को किस नाम से जानते हैं? वालेस लाइन के नाम से जानते हैं। यहाँ स्कॉलर हुआ था वालेस नाम का, उसी के नाम पे इसको क्या बोलते हैं? वालेस लाइन या वालेस बाउंड्री। चलिए आगे।
मत्स्य पालन, फिशरिंग, यहाँ से एक दो क्वेश्चन पक्के आपके आएंगे। प्लैंकटन क्या चीज है, ये पूछा जा सकता है, स्टार लगा लेना। प्लैंकटन, प्लैंकटन मछलियों का भोजन है, यानी प्लैंकटन क्या है, मछलियों का भोजन। मछलियों के उत्पादन के लिए, अच्छे उत्पादन के लिए जो तापमान है वो कितना होना चाहिए, 20 डिग्री के आसपास तापमान होना चाहिए, यानी ऑप्शन में आपके 20 हो सकता है, 21 हो सकता है, ये वाला तापमान होना चाहिए। गहराई कितनी होनी चाहिए, 200 मीटर तक की गहराई होनी चाहिए पानी की, यानी छिछला जो भाग होता है उसमें मछलियां ज्यादा मिलेगी, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो लगभग 200 मीटर तक ही पानी के अंदर जा पाती है, इससे आगे सूर्य की किरणें जो सनरेज है वो नहीं जाती, तो इस वजह से मछलियों को सांस लेने के लिए क्या है, ऑक्सीजन चाहिए, सूर्य का जो ताप है वो चाहिए, तो 200 मीटर की गहराई तक ही मछली उत्पादन होते हैं। उसके अलावा नदी मुहाने जो होते हैं ना, मुहाने यानी एस्चुरीज, जहाँ पे नदियां समुद्र में गिरती है, वो जगह भी सूटेबल होती है मत्स्य पालन के लिए, क्योंकि नदियों के साथ कुछ जो है कैल्शियम वगैरह जो आता है बहकर, वो जो है मछलियों का भोजन होता है। समुद्री धाराएं, समुद्री धाराओं में ठंडी और गर्म धाराएं जहां आपस में आके मिलेगी, उस वाले भाग में कोहरा छाएगा, फॉग, फॉग, कोहरा। और कोहरे में क्या है, प्लैंकटन जो जीव है वो सबसे ज्यादा उत्पन्न होते हैं। तो इस वजह से गर्म और ठंडी धाराएं जहां आपस में आके मिलती है, वहां पे मत्स्य उत्पादन सबसे ज्यादा होने की संभावना होती है। उसके बाद जनसंख्या की मांग, लोग डिमांड कितनी करते हैं, तो उसके हिसाब से। अब मछलियों की कुछ प्रजातियों के नाम याद रख लेना, वैसे तो बहुत सारी प्रजातियों के नाम है, लेकिन आपने इतने ऐसे तो देख के ही जाने हैं। खारे पानी की जो मछलियां हैं वो कौन सी है, हेरिंग, मैक्रेल, सार्डिन, टूना। हेरिंग, मैक्रेल, सार्डिन, टूना, ये खारे पानी की है। मीठे पानी की कौन सी है, पर्च, पाइक, सिल्वर और चिन्नुक, ये मीठे पानी के, इतने नाम तो याद करके ही जाना। उसके बाद है ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग, ट्रैवलिंग, सेनिंग, लीनिंग, ये क्या चीजें हैं, ये मछली पकड़ने के मेथड हैं, मछली पकड़ने की टेक्निक्स हैं, कौन सी, ड्रिफ्टिंग, ट्रैवलिंग, सेनिंग, लीनिंग, मछली पकड़ने की जो है विधियां हैं, ठीक है, टेक्निक्स हैं। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट है मत्स्य बैंक, फिशरीज बैंक, फिशरीज बैंक, मत्स्य बैंक याद कर लेना, डॉगर बैंक, ग्रांड बैंक, जॉर्ज बैंक और सेंट पियरे बैंक। 1, 2, 3 और 4, चारों के चारों ही कहाँ पे है, एक बात तो याद रखना, अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे है, अटलांटिक महासागर में, इसको अंध महासागर भी बोलते हैं। लेकिन पर्टिकुलर जगह पूछें तो पश्चिमी यूरोप के पास में तो कौन सा है, डॉगर बैंक, जबकि उत्तरी अमेरिका के पूर्व में कौन सा है, ग्रांड बैंक, जॉर्ज बैंक और सेंट पियरे बैंक। यानी चारों के चारों कौन से महासागर में, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो कौन से महासागर में, अटलांटिक महासागर में। वर्ल्ड मैप में अगर अपने बात करें तो इस तरीके की लोकेशन इनकी बनती है। ये है उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, इधर ये यूरोप, ये बीच वाले भाग में कौन सा है, अटलांटिक महासागर है, ठीक है। तो सबसे पहले डॉगर बैंक, डॉगर बैंक कहाँ पे है, डॉगर बैंक की अगर बात करें तो यहाँ इस वाले भाग में तो है डॉगर बैंक, क्या है, इस वाले भाग में तो है डॉगर बैंक, यहाँ पे है डॉगर बैंक। और ये जो तीनों बैंक है, ग्रांड बैंक, जॉर्ज बैंक और सेंट पीरे बैंक, ये कहाँ पे, यहाँ अमेरिका के पास में, यहाँ ग्रीनलैंड की, ग्रीनलैंड से जो ठंडी धारा आती है लेब्राडोर, और इधर से गल्फ स्ट्रीम गर्म जाती है, गर्म और ठंडी धाराएं जहां आपस में मिलती है, वहां पे इस प्रकार के मत्स्य बैंक बनते हैं। तो याद रखना, चारों के चारों तो किस में, अटलांटिक महासागर में। यूरोप के पश्चिमी भाग में तो है डॉगर बैंक, ये तो है डॉगर बैंक, ये और ये तीनों कहाँ पे है, अमेरिका के पूर्वी भाग में, ठीक है। पश्चिमी यूरोप की अगर बात, पश्चिमी प्रशांत की अगर बात करें तो वहां पे पड़ता है जापान सागर, चीन सागर, पीला सागर, यहाँ पे सबसे ज्यादा मछलियां पकड़ी जाती है। यानी आपसे पूछे कि प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा मत्स्य कहाँ से पकड़ी जाती है, तो जापान चीन सागर से पकड़ी जाती है। चलिए आगे, जल संसाधन, एक तो जल चक्र होता है, जल चक्र में प्रोसेस क्या होती है, शॉर्ट में बता देता हूँ, वैसे लंबी चौड़ी हो जाती है क्लास से। सबसे पहले कोई सागर है, सागर में क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण से क्या बनेंगे, बादल बनेंगे, बादल
जो है वो वनस्पतिक वाष्पोत्सर्जन से भी बनेंगे, ठीक है। यानी ओशन है उसमें वाटर वेपर्स बनेगी, फिर क्लाउड बनेंगे, क्लाउड से क्या है रेनफॉल होगा, क्या होगा, वर्षा होगी। और वर्षा कहाँ पे होगी, पर्वतीय भागों में होगी। पर्वतीय भागों से नदी नालों के बाद पानी जो है वापिस कहाँ पे आ गया, ओशन में आ गया, वाटर बॉडीज में आ गया। तो ये एक पूरा साइकिल कंप्लीट होता है जिसको वाटर साइकिल बोलते हैं, जलीय चक्र बोलते हैं। चलिए, पृथ्वी पर संपूर्ण का सर्वाधिक भाग, अरे बाद में कर लेना, नीचे कैमरा चल रहा है ना, नीचे हो जाओ, या तो नीचे हो जाओ, नीचे होके नीचे हो जाओ, नीचे कैमरे में आएगी, पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। ठीक है, चलिए, पृथ्वी पर संपूर्ण जल का सर्वाधिक आयतन कहाँ मिलता है, तो आपका आंसर होना चाहिए, यानी पृथ्वी पे जितना जो पानी मिलता है उसका सबसे ज्यादा जो भाग है वो कहाँ मिलता है, महासागरों में मिलता है। कितने परसेंट, 97%। कितना, 97%। अब इसमें संपूर्ण जल में जो है हिम चोटियों का पार्ट कितना है, 2%। भूजल के रूप में यानी ग्राउंड वाटर के रूप में, यानी आइस कैप 2%। ग्राउंड वाटर कितना, 0.58%। झीलें और नदियों में कितना, 0.02%। और वायुमंडल में कितना, 0.001%। ठीक है, ये तो पूरे पानी की बात होगी, पूरे वॉल्यूम की बात होगी। पूरा जो पानी है पृथ्वी के ऊपर उसका कुल वॉल्यूम का सबसे ज्यादा भाग कहाँ पे, महासागरों में। शुद्ध जल की अगर बात करें ना, प्योरली वाटर, प्योर वाटर की बात करें तो वो क्या है, 2.6% ही है पूरी पृथ्वी पे। और सब प्योर जो वाटर है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे है, किस रूप में है, तो वो हिम कैप के रूप में। कितने परसेंट है, 77%। यानी प्योर वाटर जो है वो कुल पानी का कितना है, 2.6% है। कहाँ पे है, किस रूप में है, तो हिम चोटियों के रूप में है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, याद रखना नील नदी है, 6,695 किलोमीटर। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी, यानी अपवा ड्रेनेज पैटर्न के अकॉर्डिंग बड़ी नदी आपसे पूछे तो अमेजन है, सबसे लंबी पूछे तो नील है। अब उसके बाद पनामा नहर किसको जोड़ती है, ये पूछा जा सकता है। पनामा नहर जो है वो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। 3 इसमें लोक है, लंबाई इसकी कुल कितनी है, 82 किलोमीटर है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। लंबाई कितनी है, 165 मीटर है। किसने निर्माण करवाया या किसके निर्देशन में, किसके डायरेक्शन में जो है वो नहर बनी, ये फर्डिनेंड डी लेसेप्स, फर्डिनेंड डी लेसेप्स के निर्देशन में ये नहर तैयार हुई। कौन सी, स्वेज। कोयला ढोने वाली नदी कौन सी है, याद रखना राइन नदी है। कौन सी है, राइन नदी। वर्षा जल संचयन की प्रणाली, यहां से 1-2 क्वेश्चन पक्के आएंगे। वर्षा जल संचयन की प्रणाली, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, यानी वर्षा का जो पानी होता है उसको बचाने के लिए कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के मेथड जो है वो काम में लिए जाते हैं। तो अपने मेन बात करेंगे कौन कौन से, ये मेन ही है वैसे तो सारी, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड हैं। देखिए, कुहल प्रणाली कहाँ प्रचलित है, यानी वर्षा के पानी को वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो मेथड है वो कहाँ पे प्रचलित है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जो है वर्षा के पानी को इकट्ठा करने की प्रणाली को किस नाम से जानते हैं, कुहल प्रणाली। जिंग प्रणाली कहाँ पे प्रचलित है, लद्दाख में। नौला या होजी जो मेथड है वो कहाँ पे है, यूपी में। नौला होजी यूपी। हारा प्रणाली भी यूपी। कुंडिया खूप प्रणाली कहाँ पे, सिक्किम में। कुंडिया खूप प्रणाली कहाँ पे, सिक्किम में। जाम्बो प्रणाली कहाँ पे, जाम्बो कहाँ पे, नागालैंड में। स्थानीय भाषा में इसे रूजा कहते हैं, क्या कहते हैं, रूजा। बांस की नालियां, नालियों से जो है पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पे हार्वेस्टिंग किया जाता है, कहाँ पे, मेघालय में। बम्बू ड्रीप इरिगेशन सिस्टम पुस्तक किसने लिखी, ए सिंह ने लिखी है। बम्बू ड्रीप इरिगेशन सिस्टम पुस्तक के लेखक कौन है, ए सिंह। आहार पयन प्रणाली कहाँ की है, बिहार की है। पीछे भी काफी प्रचलित रही है ये आहार पयन प्रणाली,
जो विश्व स्तर पे काफी प्रसिद्ध हुई थी, बिहार की है आहार पयन प्रणाली। जामोई विधि कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। डोंग कहाँ पे? असम में। तमिलनाडु में तालाबों को क्या बोलते हैं? ईरी बोलते हैं। तमिलनाडु में तालाबों को क्या बोलते हैं? ईरी बोलते हैं। तमिलनाडु में तालाबों को क्या किस नाम से जानते हैं? ईरी के नाम से जानते हैं। ठीक है। जैकवेल मेथड, जैकवेल प्रणाली कहाँ पे प्रचलित है? अंडमान निकोबार में। अब आ गया अपना राजस्थान। राजस्थान के बारे में आपने जाना होगा, पहले भी पढ़ा होगा। पार्लर, पार्लर किसको बोलते हैं? वर्षा के पानी को क्या बोलते हैं? पार्लर बोलते हैं। पार्लर पानी, है ना। वर्षा के पानी को, जो वाटर है, रेनफॉल वाटर है, उसको क्या बोलते हैं? पार्लर। तो राजस्थान में कौन कौन सी प्रणालियां प्रचलित है? सबसे देखिए नाड़ी, ठीक है, नाड़ी वर्षा जल संचयन का प्रणाली है। बावड़ी, झालर या झालरा, है ना। झालर या, अब झालर कई प्रकार की होती है, ठीक है। तो ये वो वाली झालर नहीं है, ये झालर का मतलब है पानी इकट्ठा करने वाला एक मेथड, प्रणाली है तालाब की तरह, झालर या झालरा, ठीक है। ठीक है, तो झालर वो झालर मत समझना, ये वाली झालर अलग है। टोबा, कुंडी, टांका, खड़ीन, खड़ीन इंपॉर्टेंट है, खड़ीन को ध्यान रखना। अस्थायी झीलें होती है, ये क्या होती है? अस्थायी झीलें बोला जाता है इनको। कहाँ पे होती है? जो टीलों के बीच में जो पक्की संरचना होती है, उसमें वर्षा का पानी कुछ दिनों के लिए रुका रहता है, तो वहां पे अस्थायी झीलें बन जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? खड़ीन बोलते हैं। कुई या डकेरियान, कुई या डकेरियान, ये वर्षा जल संग्रहण की प्रणालियां प्रचलित है कहाँ पे? राजस्थान में। चलिए आगे। पर्यावरणीय महत्व, पर्यावरणीय महत्व की अगर बात करें तो ये कुछ नाम है वो आपने याद रखने हैं। कौन कौन से? आईबीपी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम। आईबीपी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम, ठीक है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, याद रखना। यूनेस्को एजुकेशनल है, एनवायरमेंट नहीं है यहाँ। उसके बाद WWF का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड फंड, ठीक है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण डे हैं, उनको याद रखना है। महत्वपूर्ण डे याद रखने हैं, एक बार थोड़ा सा देख के जरूर जाना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब है? 5 जून को। ओजोन दिवस कब है? 16 सितंबर को। विश्व पृथ्वी दिवस कब है? 22 अप्रैल को। विश्व वन दिवस कब है? 21 मार्च को। विश्व जल दिवस कब है? 22 मार्च को। यहाँ ये कंफ्यूज होगा, थोड़ा सा ध्यान रखना। सबसे पहले हमने क्या किया? पेड़ लगाया, और पेड़ कब लगाया? 21 मार्च को। पानी इसमें कब दिया? 22 मार्च को। तो जल दिवस कब हो जाएगा? 22 मार्च को, ठीक है। और एक महीने के बाद ये पृथ्वी के ऊपर दिखने लग गया। एक महीना मतलब पूरा, 22 मार्च के बाद 22 अप्रैल, तो 22 अप्रैल को क्या है? पृथ्वी दिवस है। यानी 21 मार्च को पौधा लगाया, 22 मार्च को उसमें पानी दिया, और क्या किया? एक महीने के बाद वो पृथ्वी के ऊपर दिखने लग गया। यानी जस्ट एक महीने के बाद, 22 मार्च के बाद 22 अप्रैल, यानी 22 अप्रैल को क्या है? पृथ्वी दिवस। चलिए, उसके बाद इधर ध्यान देना, विश्व जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे जो है वो कब मनाया जाता है? 22 मई, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता दिवस, ठीक है। चिपको आंदोलन कहां पे स्टार्ट हुआ था? चिपको आंदोलन का संबंध है जो है वृक्ष बचाने से। कहां पे है? चामोली उत्तराखंड में। इसका संबंध किससे? सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, 2 व्यक्ति थे। एपिको आंदोलन कहां चला था? कर्नाटक में। और इसका जो प्रवर्तक करता था, कौन चलाने वाला था? याडूरंग हेगड़े। कहाँ? कन्नड़ भाषा में जो है चिपको को ही एपिको बोलते हैं। चिपको को ही एपिको बोलते हैं। किस लैंग्वेज में? कन्नड़ में। याडूरंग हेगड़े ने चलाया था। कहाँ पे? कर्नाटक में। शांत घाटी का संबंध, साइलेंट वैली का संबंध किससे है? केरल से। किसके लिए जाना जाता है? जैव विविधता के लिए जाना जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? तो मेधा पाटेकर से, 1985। चलिए अभी, धन्यवाद। ये सिलेबस मोटा मोटा हमने जिक्र कर लिया, ठीक है। और एक छोटी सी क्लास जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पे भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे फास्टली। क्लास को आराम से देख के जाना भी, और अच्छे क्वेश्चन आने की संभावना है। 70 से
80% जो है, 70 से 80% जो है पर्सन आ जाएंगे, ठीक है ना। तो कुछ स्पीड करके देखते हैं और देखते हैं, चलते फिरते देखते हैं, तो वो आपकी वो है कि समझ नहीं आया गुरुजी, आपके सिलेबस में से नहीं आया, तो ऐसा नहीं होगा। तो एक बार क्लास को थोड़ा तसल्ली से, क्योंकि आपने जितना पढ़ना था वो पढ़ चुके, अब तो खाली क्या करना है, केवल रिवीजन करना है, माइंड को रिलैक्सन करना है। रिलैक्स करके ये जो है वीडियो आराम से देखना। और जितने व्यूज आते उतने सब्सक्राइबर भी नहीं है, तो सब्सक्राइब कम से कम कर दिया करो, उसके पैसे नहीं लगते, एक आधा कोई शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। धन्यवाद।